एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होने वाला है। वीडियो इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं 2016 में जो शिक्षा शास्त्र का पेपर आया था, पेपर नंबर 4 जो आया था, वो किस प्रकार से पूछा गया था, इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे, कौन कौन से प्रश्न आए थे, प्रश्नों को कैसे करना थे, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। इसके पहले तक ये 3 वीडियोस करा दिए जा चुके हैं, 3 पेपर्स करवा दिए जा चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वीडियो के लास्ट में जाके आप उन सारी चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें, क्योंकि 2016, 17, 18, 19 और 20 के सारे प्रश्न इसी यूट्यूब चैनल पर करवाए जाएंगे प्रश्न पत्र, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रश्न पत्र का नाम क्या था? चतुर्थ। तो बोल रहा है शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकीय पद्धति शास्त्र। अब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में प्रश्न पत्र चेंज हो, नाम यही होगा, प्रश्न पत्र चेंज हो सकता है, द्वितीय प्रश्न पत्र या तृतीय में या चतुर्थ में या पंचम में या फर्स्ट में, किसी में भी दे दिया जाए, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है। तो बस आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने यूनिवर्सिटी के अनुसार इन सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, जिस एरिया में आप रहते हो, वहाँ के बुक स्टॉल पे या फिर पुस्तक भंडार जिसे कहते हैं, वहाँ पे जाके आप पता कर लीजिए। एक छोटी सी गाइड आती है हर सब्जेक्ट की, ठीक है। तो वहाँ से उस गाइड को ले लीजिएगा, और गाइड के स्टार्टिंग में ही सिलेबस दिया होता, तो मर्जी का आप वो गाइड ले लीजिए या फिर उस गाइड को वहीं पे लेकर के वो जो सिलेबस होता है उसकी फ़ोटो खींच लीजिएगा अपने अनुसार से, उन सारी चीज़ों को मिला के उसी के हिसाब से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें तो पहले नोट करके दिया गया है, कह रहा है यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है, ठीक है। मतलब सभी को पता होता है आ, बा और सा। खंड आ का मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा का मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, और खंड सा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो चलिए खंड आ को स्टार्ट करते हैं हम लोग। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें भी नोट करके दे दिया गया है, वो कह रहा है सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, मतलब हमें एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। फिर कह रहा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। लगभग का मतलब हुआ 45 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपको 50 प्लस ही करने हैं, 50 से कम नहीं करने हैं, ठीक है। पहला प्रश्न दिया गया और पहले प्रश्न का पहला प्रश्न है क्या? अनुसंधान क्या है, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि परिकल्पना का महत्व बताइए। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है शोध प्रबंधन, क्या? शोध प्रबंधन के अध्याय लिखिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि न्यायादर्श, क्या? न्याय आदर्श को परिभाषित कीजिए। और अगला प्रश्न 5वां नंबर पूछ रहा है साक्षात्कार क्या है, ठीक है। इसी प्रकार से आपके सामने और भी प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय से पूछे जाते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे 6वां नंबर पूछ रहा है कि घटनोत्तर अनुसंधान क्या है, ये भी आपको बताना रहेगा। फिर पूछ रहा है अनुसंधान प्रतिवेदन का समप्रत्यय बताइए, ठीक है। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है मध्यांक का महत्व लिखिए। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है अनुमानिक सांख्यिकी बताना है आपको, क्या है ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है आंशिक सहसंबंध क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। जब आप ये 10 का प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के, तो आपके सामने खंड बा रख दिया जाता है जिसका नाम होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसमें भी आपको करीब करीब 10 प्रश्न दिए जाते हैं, नोट करके इसके नीचे भी दे दिया जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक मिनट, हाँ ठीक है, नोट करके आपको यहाँ पे दे दिया जाता है, जैसे नोट करके दिया गया। कह रहा सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब आपको एक भी प्रश्न जो है क्या है छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। लगभग का मतलब हो गया 190 भी हो सकता है और 210 भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या बोल रहा है कि दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, कह रहा है शिक्षा में अनुसंधान के महत्व का वर्णन कीजिए। तो आपको शिक्षा में अनुसंधान का जो महत्व होता है उसका वर्णन करना रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लो ये प्रश्न आता है आपको तो आप ये कीजिए, नहीं अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जाता है कि शिक्षा में अनुसंधान के उद्देश्य का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो शिक्षा में जो अनुसंधान का उद्देश्य होता है, या तो आप महत्व बताएंगे या तो आपको उद्देश्य बताना रहेगा, दोनों में से केवल एक ही करना रहेगा। तो आप अपने हिसाब से जो आपको आता होगा वो कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अच्छे न्याय आदर्श की विशेषताएं बताइए। एक अच्छा न्याय आदर्श कैसा होता है ये आपको बताना रहेगा, ठीक है।
या फिर मान लीजिए वो नहीं आता तो आपको अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जाता है कि न्याय आदर्श के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दोनों में से जो भी आपको आता हो वो एक ही करना रहेगा, आप वो एक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे चौथा नंबर पूछ रहा है कि साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं। साक्षात्कार का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटरव्यू। ठीक है, तो इंटरव्यू जब आप उसको बताना रहेगा कि इंटरव्यू से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके गुण व दोष की विवेचना कीजिए, इसके क्या लाभ होते हैं, इसके कौन से गुण हैं और क्या क्या दोष हैं, ये आपको बताना रहेगा। मान लो ये आपको आता है तो कीजिए, नहीं तो अथवा करके एक प्रश्न आपको और दे दिया जाता है। कौन सा कि एक अच्छे परीक्षण के गुण को बताइए। एक अच्छा परीक्षण जो होता है उसके कौन कौन से गुण होते हैं ये आपको बताना रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से पांचवा नंबर प्रश्न दे दिया जाता है। फिर प्रश्न में पूछ रहा है कि अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करने के किन किन बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। जब आप अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करते हैं तो उनमें कौन कौन सा ऐसा बिंदु होता है जिसका हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये आपको बताना है। मान लीजिए ये आपको प्रश्न आता है तो कीजिए, नहीं तो अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जाता है। क्या कह रहा है कि ऐतिहासिक शोध कार्यों, क्या ऐतिहासिक शोध कार्यों में परिकल्पनाओं के महत्व का वर्णन करना है। ठीक है, अब आप दोनों में से जो आपको समझ में आए वो कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपका छठा नंबर प्रश्न दे देता है, थोड़ा सा ऊपर कर ले। हाँ, छठा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति का आशय क्या होता है ये आपको बताना रहेगा। मान लो ये आपको आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जा रहा है। क्या कि स्तंभाकृत, क्या स्तंभाकृत और एवं आवृत्त बहुभुज में अंतर बताइए। ठीक है, ये आपको बताना रहेगा। अब आपका जब लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है मेरे प्यारे दोस्तों, खंड सा स्टार्ट कर दिया जाता है जिसका नाम होता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में भी नोट करके दे दिया गया है और कह रहा है किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब केवल आपको दो प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देने रहेंगे। ठीक है, दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आगे कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए। लगभग का मतलब हो गया कि 490 भी हो सकते हैं और 510 भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि 490 ना होने पाए, 500 प्लस ही चलिएगा, 510, 520, 530। ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और इसमें से केवल हमें दो ही प्रश्न क्या करने रहते हैं। तो देखते हैं दो प्रश्न कौन कौन से हैं। यहाँ पे दे रहा है 7वां नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, शोध शिक्षा में सांख्यिकी के महत्व की विवेचना कीजिए, ये आपको बताना रहेगा। मान लीजिए आप ये जानते हैं तो कीजिए, नहीं 8वां नंबर आपके सामने रखा हुआ है। क्या रहा है, कह रहा है कि शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन के महत्व, विधि एवं सीमाओं की व्याख्या करना है आपको। ठीक है, मान लीजिए ये भी आपको आता है तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, दो ही तो करने हैं। तो आपके सामने 5 प्रश्न रखे जाएंगे। ठीक है, एक मिनट भाई, चलो कोई नहीं हो रहा तो 9वां नंबर कह रहा है कि वर्णनात्मक अनुसंधान से क्या तात्पर्य है, बताना है आपको। ठीक है, फिर आगे कह रहा है इसके विभिन्न पदों एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसके जो विभिन्न पद होते हैं उनका क्या करना है, महत्व होते हैं और पद जो होते हैं दोनों का हमें वर्णन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा और प्रश्न भी हैं इसके साथ में, 10 नंबर और 11 नंबर बड़ा कर लिया जाए। चलिए यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित विवरण के मध्यमान और मध्यांक की गणना कीजिए। आपको थोड़े से मैथ के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं शिक्षा शास्त्र में, तो आपको यहाँ पे जो ये आपका यहाँ पे कुछ विवरण दिया गया है, इसके मध्यांक और मध्यमान दोनों का हमें क्या करना है, गणना करके बताना है। और इसके फार्मूले होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई जाएंगी धीरे धीरे करके। ठीक है, चलिए देखते हैं 11वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है, इसको परिभाषित करना है। ठीक है, फिर कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों से प्रमाणिक विचलन ज्ञात कीजिए। तो प्रमाणिक विचलन ज्ञात करना है, यहाँ पे आपको कुछ आंकड़े दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ज्ञात करके बताना रहेगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।